हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद जी। अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप इसलिए पसंद करते हैं कि हम तमाम खबरें सोर्स बताते हुए हवाले के साथ देते हैं और कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकातें कराते हैं। इसमें भी हमारी कोशिश ये रहती है कि जहां से खबर आ रही है वहीं से कोई जानकार, कोई शख्स मिल जाए, ऐसा जो हमें और गहराई से मालूमात दे सके। उसी कोशिश में पिछले कुछ दिनों से हमने कुछ ज़्यादा ईरान से ही में रहने वाले कुछ लोगों से बातें की हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, वहाँ लंबे अरसे से रह रहे हैं और वहाँ की सियासत को, वहाँ के समाज को, जंग के हालात को, मीडिया में क्यों क्या कुछ वहाँ पर डिस्कस हो रहा है, उस सब की जानकारी रखते हैं। आज हमारे साथ नए मेहमान हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आपका नाम है अकील सारानी, जो जिनका ताल्लुक गुजरात से है। एक लंबे अरसे तक आईटी इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। इस वक्त कुम में अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री की तालीम हासिल कर रहे हैं। एक लंबे अरसे से वहाँ रह रहे हैं, 12 साल से तकरीबन, और वहाँ के हालात को अच्छी तरह जानते हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ना जंग ना बातचीत, आखिर इसको किस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से ईरान में इसको समझा जा रहा है। ट्रंप की तरफ से ऐलान हो गया कि अमेरिका की जीत हो चुकी, क्या कुछ है। जंग की तैयारी का भी वो जिक्र करते हैं, जीत के ऐलान का भी जिक्र करते हैं, और कांग्रेस में अपनी पोजीशन साफ करने के लिए कहते हैं कि ईरान से जंग इस वक्त रुक चुकी है। इस सब के क्या मानी है, ईरान में कैसे देखा जा रहा है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जी अकील सारानी साहब, हमें आप ये बताइए, आप कुम में हैं, वहाँ के हालात को मुसलसल आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस वक्त की सूरत हाल क्या है? इस वक्त ट्रंप ने इस हद तक कह दिया कि हमारी जो नेवी है वो एक तरह से डाकू की तरह से हमला कर रही है, ईरान के शिप्स पर, उन पर कब्जा कर रही है, और ये बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है। इस हद तक ट्रंप उतर आए। दूसरी तरफ अपनी कांग्रेस से कह रहे हैं कि इस वक्त ईरान जंग रुक चुकी है और जो 60 दिन से ज्यादा की मुद्दत उन्हें चाहिए, उसके लिए एक्सटेंशन की वहां भीख भी मांग रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं ईरान में रहते हुए? ये ईरान का इल्जाम था कि वो डाकू की तरह से काम कर रहे हैं, अब ट्रंप ने भी एतराफ कर लिया है कि हमारे नेवी के लोग जो हैं वो डाकू की तरह से काम कर रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? हम फिर और बात करेंगे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने ट्रम्प की बात को कोट किया है, खुद आपकी अपनी बात जो आपने ट्रम्प से के हवाले से कही है, उसी बात के अंदर हम विरोधाभास देख रहे हैं। कैसे? ट्रम्प ये कह रहा है कि हमने ईरान के आर्मी को खत्म कर दिया, हमने ईरान के नेवी को खत्म कर दिया है, हमने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है। अब फिर जब खत्म हो चुका है तो किस बात की वो भीख मांग रहा है 60 डेज के बाद? क्योंकि अमेरिका के कानून के मुताबिक आप किसी भी कंट्री के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, अभी जंग की बात नहीं है, ऑपरेशन की बात है। जंग के लिए तो वहां की परमिशन की जरूरत होगी, कांग्रेस की परमिशन की। मगर एज अ प्रेसिडेंट वो किसी भी कंट्री के ऊपर ऑपरेशन कर सकता है, और इस ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन के बाद 60 डेज तक उस ऑपरेशन को कंटिन्यू कर सकता है। 60 डेज के बाद उसे कांग्रेस की परमिशन चाहिए। अब अगर मान लेते हैं कि ट्रम्प की बात सही है, यहाँ की नेवी खत्म हो चुकी है, यहाँ की आर्मी खत्म हो चुकी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका, तो फिर किस बात के लिए वो भीख मांग रहा है कांग्रेस से? ये पहली बात। दूसरी बात, कि अगर यहाँ की नेवी खत्म हो चुकी है, या मिसाल के तौर पे यहाँ की आर्मी या यहाँ के आईआरजीसी की ताकत में, अगर मिसाल के तौर पे जैसे ट्रंप ने कहा कि काफी वीक हो चुकी है आईआरजीसी, तो फिर वो बार बार नाटो कंट्रीज से क्यों भीख मांग रहा है कि आइए और स्टेट ऑफ हुर्मुज को आजाद करने में हमारी मदद करिए? ये दूसरी बात। तीसरी बात, कि आज की तारीख में जब वहां दरिया में, दरियाए ओमान में, दरियाए अरब में यूएस की कश्ती मौजूद है, इसके बावजूद भी वो स्टेट ऑफ हुर्मुज से क्यों अपनी कश्तियों को नहीं निकाल पा रहा है, अगर नेवी खत्म हो चुकी तो? इस वक्त ट्रंप की हालत ये हो गई है कि दुनिया में अगर किसी से पूछा जाए कि दुनिया का सबसे झूठा इंसान कौन है, तो शायद बच्चा बच्चा ये कहेगा कि ट्रंप से बड़ा झूठा हमने नहीं देखा है। यानी ट्रंप ने न सिर्फ अपनी खुद की इसमें बेआबरू की है,
मगर खुद अमेरिका को भी बेआबरू किया है कि बार बार सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। जिस तरीके से शहीद कासिम सुलेमानी का एक जुमला है कि ट्रंप पे कौमारबाज, यानी ट्रंप जुआरी, एक जुआ खेल रहा है। उसके अलावा यहाँ जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो आपने जमीनी हकीकत के बारे में सवाल किया कि खुद ईरान में जमीनी हकीकत क्या है इसके मुकाबले, तो यहाँ पर पूरी दुनिया में आप अगर देखिए या इतिहास को आप उठा के देख लीजिए, जिस कंट्री के ऊपर भी जंग होती है तो उस कंट्री से लोग फरार करते हैं, बाहर जाते हैं। यहां तक कि हमने इसराइल में भी देखा कि किस तरीके से वहां के एयरपोर्ट पे भीड़ होती है, किस तरीके से लोग इसराइल छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पहली ऐसी कंट्री है दुनिया की, या शायद इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी जंग, सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, इसके बाद लोग ईरान छोड़ना तो दूर की बात है, जो ईरान से बाहर ईरानी है वो आ रहे हैं। यानी कि अगर आप बॉर्डर के ऊपर जाके देखेंगे तो बॉर्डर पर आने वालों की तादाद ज्यादा है निस्बत में जाने वालों की। और न सिर्फ ईरानी लोग, बल्कि यहाँ पर जो गैर ईरानी हैं, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में हो या बिजनेस के हवाले से यहाँ पर है, उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है जिनके पास दोनों ऑप्शन मौजूद थे, या ईरान में रहे या ईरान छोड़ के चले जाए। मगर ग्राउंड हकीकत यह है कि उन लोगों ने भी ईरान में रहना पसंद किया। तो यहां से ही हमें ग्राउंड हकीकत समझ में आती है कि मीडिया क्या बता रहा है और दर हकीकत क्या चीज है यहाँ पर। यानी पूरी तरह से ईरान के लोग सरकार के साथ हैं, जो कभी सरकार से नाराज भी नजर आते थे और दूसरे मुल्कों में गए थे, खासतौर पर अमेरिका में। मैंने ऐसी वीडियो देखी है ईरान के तेहरान के एयरपोर्ट पर के वो लोग जो अमेरिका को बेहतर समझ करके वहां गए थे, वहां से वापस आ रहे हैं। तो अभी ये सूरत हाल है कि ईरान की हुकूमत के साथ वहां की आवाम है, लेकिन दुनिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे एक ये एहसास लोगों को पैदा हो रहा है कि आखिर ईरान कब तक लड़ेगा, आखिर क्या अगली जंग के लिए ईरान तैयार है, क्या ये 12 दिन की जंग, उसके बाद 40 दिन की जंग, बातचीत कहीं आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कहाँ मामला अटक गया, क्या कुछ है जो कोई हल के तौर पर ईरान देख रहा हो। देखिए, ये हकीकत है कि ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ये भी हकीकत है कि उससे बड़ा झूठा कोई आदमी नहीं है, पूरी दुनिया में सर्वे करा लिया जाए तो वो निकल के आएगा। लेकिन इन्हीं हकीकतों के बीच ईरान को अपने वजूद को मनवाना है, अपने हकूक हासिल करने हैं, वो कैसे हासिल करेगा? जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो जंग है ईरान और अमेरिका की, इस जंग में सिर्फ दो पार्टी मौजूद नहीं है, बल्कि देखा जाए तो सारी दुनिया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है या इस पर असर हो रही है। तो इस वक्त सारी दुनिया का ये दगदगा है कि क्या होगा इस जंग का, जिसे हम कह सकते हैं कि एक वैश्विक मंदी की तरफ मामला आगे बढ़ रहा है। आज सारी दुनिया में गैस या ऑयल की कीमतें हम देख सकते हैं कि जो इस जंग का नतीजा है, तकरीबन 20% से ज्यादा दुनिया का ऑयल इसी होर्मुज से जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर यह कहें कि दुनिया का दगदगा इसलिए नहीं है कि कत्लेआम हो रहा है, दुनिया का दगदगा इसलिए नहीं है कि मासूम बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। अगर दुनिया का दगदगा मासूम बेगुनाह लोगों की जान के लिए होता तो गजा में कई सालों से मासूम बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, वहां पर भी वो कुछ एक्शन लेते, वहां पर भी कोई बयान आते। मिसाल के तौर पे हम आपसे कहते कोरोना में, जब कोरोना वैक्सीन की एक मूवमेंट चली थी कि भाई सब लोग वैक्सीन लगाए, क्यों लगाए? भाई हम नजात देना चाह रहे हैं। अगर दुनिया के ये सरबराह, दुनिया के ये नेता दुनिया के लोगों को नजात देना चाह रहे हैं, तो जो भूखमरी से लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग गुर्बत में मारे जा रहे हैं, जो लोग इलाज के बगैर मारे जा रहे हैं, उनको इलाज प्रोवाइड करिए, उन्हें गजा प्रोवाइड करिए। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि वो ये है कि नहीं, हमें दुनिया से लेना देना नहीं, हमारा अपना नुकसान हो रहा है। तो इस जंग में सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है या सिर्फ अमेरिका का नुकसान नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ सबसे कम नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो ईरान का हुआ है, जो खुद जंग ज्यादा है। यानी आज जंग ईरान की हो रही है, ईरान में जंग हो रही है, मगर इसके बावजूद नुकसान सबसे कम ईरान का हुआ।
शायद दुनिया के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा कुछ हो रहा है कि दो मुल्कों के बीच में जंग हो रही है और नुकसान दूसरे ममालिक का हो रहा है, और सबसे ज्यादा उसी के हो रहा है। तो ये पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि अब ये जंग किस तरफ जा रही है, या ईरान क्या चाहता है, या मिसाल के तौर पे ईरान कब तक मुकावमत कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जब किसी लीडर के पास उसकी अपनी कौम होती है, जब किसी नेता के पास, जब लीडर के पास, किसी इमाम के पास उसकी अपनी कौम उसके साथ चलती है, आप उस कौम को कभी नहीं हरा सकते हैं। ईरान ने कुछ सालों तक यही काम किया है। मिसाल के तौर पर जैसे हम देख रहे हैं नेगोशिएशन, रहबर शहीद ने कई मर्तबा इशारों इशारों में बल्कि खुल के भी कहा था कि नेगोशिएशन किसी काम का नहीं है ये अमेरिका के साथ। हमारा तजुर्बा है, हमारा एक्सपीरियंस है कि इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती है। फिर भी बातचीत के लिए सख्ती से मना नहीं किया। ये नहीं कहा कि नहीं, बातचीत बिल्कुल कर ही नहीं सकते भाई, कौम चाहती है, कौम का एक हिस्सा चाहता है, कौम के कुछ लोग चाहते हैं, तो ठीक है आप बात कर लीजिए। कि जब तक के एक, चूंकि एक लीडर का ये काम होता है कि सोसाइटी के सारे लोगों को साथ लेकर चले, जब साथ लेकर सोसाइटी के लोगों को चलेगा ये लीडर, तब उसकी फतेह, उसकी जीत वो हतमी है। इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम जो मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में जब इमाम आगे बढ़ जाता है, रुकू की हालत में होता है, पीछे से एक बंदा आता है और वो सिर्फ या अल्लाह की आवाज बुलंद करता है, इमाम भी रुक जाता है, सारे लोगों को रोक देता है कि वो भी जुड़ जाए, सबको साथ लेके चलना है। यहां पर भी इमाम ने यही काम किया, लीडर ने दकीकन यही काम किया कि नहीं, आप कह रहे हैं मुजाकरा, आप कह रहे हैं नेगोशिएशन, आप ये कह रहे हैं ठीक है, मगर नुकसान बड़ा नहीं होना चाहिए, सबको साथ रहकर चले। एक वक्त ये हो गया कि जब सारी कौम एक साथ जुड़ गई, यहां तक कि ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही है, और बल्कि हर दिन, हम तो यहाँ पर जब से जंग शुरू हुई उससे पहले से यहाँ पर मौजूद है, हर दिन हम अपनी आंखों के सामने इस चीज को देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर लोग ये एतराफ करते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे कि जो कुछ हद तक नाराज थे, चाहे वो महंगाई की वजह से या जिस किसी की भी वजह से। वो लोग कहते हैं कि ए शहीद इमाम, हमें माफ कीजिए, हम आपको नहीं समझ पाए। ये शहादत के बाद ये समझ में आई है लोगों को ये बात। यानी जब सारी कौम एक साथ हो गई, एकजुट हो गई, आप इस कौम को नहीं हरा सकते हैं। दूसरी बात यहां पर आप कह रहे हैं कि मुकावमत कब तक हो सकती है, कब तक जंग हो सकती है। तो हमने इस बात की जो शुरुआत में आपसे कहा कि आज सारी दुनिया कह रही है कि जंग बंद हो, क्योंकि सारी दुनिया के लिए यह खतरा है मंदी का। दूसरी तरफ हम ईरान की आवाम को देखें कि जहां पे सबसे ज्यादा खतरा होना चाहिए, अगर हम लॉजिकली बात करें तो सबसे ज्यादा खतरा तो ईरान में होना चाहिए। मगर यहां पर अगर आप देखें, जब से जंग शुरू हुई है उस दिन से लेकर आज 60 दिन से ज्यादा हो गया, हर रोज रात 9 बजे लोग सड़कों पर जमा होते हैं, 9 से 11 या 12 बजे रात तक। सुबह स्कूल भी होती है, बिजनेस के लिए भी जाना होता है, जॉब के लिए भी जाना होता है, इसके बावजूद 9 से लेकर 12 बजे तक सारे लोग सड़क पर होते हैं और सिर्फ एक बात करते हैं। और यहाँ का एक जुमला है, बहुत मशहूर जुमला है फारसी जबान में, कि बेजन के खूब मी जनी, कि तुम जो हमले कर रहे हो वो और ज्यादा हमले करो, कि बहुत ही अच्छे हमले कर रहे हो। आप जब ये जज्बा किसी कौम में देखते हैं, ये जज्बा जब पब्लिक का देखते हैं और सड़कों के ऊपर देखते हैं, आपकी ताकत कई गुना बढ़ा देता है। तो ये जो इस वक्त सिचुएशन है कि अगर ईरान में अगर कोई बात करना भी चाहे कि नहीं हम इस जंग को यहीं पे रोक देते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है, पब्लिक खुद ये काम नहीं होने देगी। ये बहुत बड़ी बात है कि जंग रोक नहीं पाएगी ईरान की सरकार भी, चूंकि अवाम का सपोर्ट हमलों को तेज करने में है। अच्छा, अब यहां तक बात आ गई, मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहता हूं। ईरान को सबसे कम नुकसान हुआ, आपने एक बात कही, और ये बिल्कुल एक नई किस्म की बात है जो इस तरह से चर्चा में नहीं आई। ईरान को कम से सबसे कम नुकसान क्यों हुआ? इतने बड़े लीडर्स, इतने बड़े फौजी कमांडर्स वो शहीद हो गए, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमले हो गए, बहुत से अब तो हजारों की तादाद में है जो ईरानी शहीद हो चुके हैं और बहुत से नुकसानात हुए हैं। ईरान को सबसे कम नुकसान हुआ है आप ये कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए।
जी, जंग के अंदर या किसी भी चीज में नफा या नुकसान इस तरीके से देखा जाता है कि नुकसान क्या हुआ, उसके सामने हमें मिला क्या, हम्म, तब जाके इस चीज को देखा जाता है कि नुकसान ज्यादा हुआ या फायदा ज्यादा हुआ। वरना ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ। बिलाखिर एक से एक पर्सनालिटी शहीद हुई, खुद रहबर शहीद आयतुल्लाह इमाम सैयद अली खामनेई की शहादत, ये छोटा नुकसान नहीं है। हम्म, मगर ये देखा जाता है कि क्या हमने खोया, क्या हमने पाया। हम्म, अगर हम मिसाल के तौर पे, चूंकि ये कौम जो है, इस कौम की परवरिश आशुरा से हुई है, हम्म, इस कौम की परवरिश करबला से हुई है। अगर हम करबला के इतिहास को देखें तो खुद इमाम हुसैन की शहादत हुई। जब इमाम हुसैन की शहादत हुई, इससे बड़ा क्या नुकसान हो सकता है। हम्म, मगर फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, नफे में रहे, फायदे में रहे। क्यों? हम्म, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा यह था कि तौहीद का परचम बचा लिया गया, हम्म, अजान में अल्लाह अकबर की आवाज को बचा लिया गया। तो कहा जाता है कि जो फायदा मिला है, जो चीज हासिल हुई है, उसके सामने नुकसान कम है। हम्म, अदरवाइज नुकसान तो है। हम्म, तो हम जब इस पैरामीटर से और इस निगाह से जब चीजों को देखते हैं कि ईरान में नफा ज्यादा हुआ या नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा ज्यादा हुआ या नुकसान ज्यादा हुआ, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये देखने को मिलती है, वो ये है कि फायदा ज्यादा हुआ। हम्म, किस तरीके से? मिसाल के तौर पर, आज कल तक, हम जंग से पहले अगर हम बात करें, तो दुनिया में कहीं पर भी ये बात होती थी कि अमेरिका यानी महासत्ता, हम्म, जबकि जो लोग समझदार थे वो जानते थे कि महासत्ता का गुब्बारा है ये। हम्म, हम्म, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि महासत्ता का गुब्बारा है। आज ईरान ने, एक छोटे से मुल्क ने, उस महासत्ता के गुब्बारे से हवा निकाली, और आज दुनिया ने जाना कि महासत्ता कौन है। या मिसाल के तौर पे, महासत्ता जिसको हम समझ रहे थे, वो हकीकत में एक बिजली के मानिंद थी, कि हम्म, जो जो आज न सिर्फ अमेरिका के किसी एक बेस में, मगर अतराफ में जितने भी कंट्रीज है, इन सारे कंट्रीज के बेस पर हमला करने के बावजूद, और जो अमेरिका ये बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा था कि हम जो है यहाँ के 2 या 3 दिन के अंदर यहाँ के रिजीम को हम चेंज कर देंगे, यहाँ की हुकूमत को हम चेंज कर देंगे। 12 रोजा जंग में भी यही बात थी कि 3 दिन के अंदर हम यहाँ के रिजीम को चेंज करेंगे। दुनिया ने देख लिया कि किस तरीके से मुकावमत ने जवाब दिया और किस तरीके से काम आगे बढ़ा। जी अकील साहब, मैं उसी पर आने वाला था। जी। आपने ईरान का फायदा इमाम हुसैन की जी। शहादत की मिसाल दे करके बताया। और जाहिर है इस वक्त हॉर्मुज ईरान के हाथ में है, और अवाम उसके साथ में है, और पड़ोस से अमरीकी फौजी अड्डे काफी हद तक खत्म हो चुके। अब मैं थोड़ी तरफ दूसरी तरफ जाना चाहता हूं। अमरीका ने क्या क्या खोया इस सब में, इस जंग में? आपकी नजर में, आप ईरान में बैठे हैं, तज्जिया नगार जरूर वहां सब ये बात कर रहे होंगे। अमेरिका ने क्या खोया, इजराइल ने क्या खोया? मेरे ख्याल से ये बहस इस तरफ जाए तो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहली बात, बिल्कुल सबसे पहली बात, तो जो अमेरिका ने खोया, वो अपना नाम खोया, हम्म, अपनी इज्जत खोई। हम्म, यानी एक जो महासत्ता का बुलबुला था, वो खो दिया। हम्म, यानी इस अभी तक ये होता था कि लोग अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तलपापड़ होते थे कि हम्म, काश वो अमेरिका के साथ हमारी बात हो जाए। आज दुनिया ने देखा कि अमेरिका कहता है कि आओ टेबल पे बात करते हैं, ईरान कहता है नहीं, बैठना है। हम्म, हम्म, तो ये जो सबसे बड़ी जो साख थी अमेरिका की, वो सबसे बड़ी साख अमेरिका ने खोई। ये पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका ने क्या खोया, वो ये था कि आज जो आम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, जो तजिया निगार है, जो मीडिया में है, जो हुकूमत में है, सियासत में है, वो लोग तो जानते ही है। मगर एक आम लोग है जिनके जहन में एक इमेज बनी हुई थी कि ह्यूमन राइट्स का कोई परचमदार है तो वो अमेरिका है। आज अमेरिका ने इस चीज को खो डाली, और अपनी जो हकीकत है वो दुनिया के सामने आ गई कि आज तक अमेरिका ने 3 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा बेगुनाह मासूमों का कत्लेआम किया है। इस जंग से दुनिया के सामने सामने वो सारी चीजें वाजे हुई। ये दूसरी चीज खोई। तीसरी चीज जो अमेरिका ने खोई, वो है अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है, वो है डॉलर। यानी डॉलर अमेरिका की अपनी प्रॉपर्टी है। और कितना बड़ा जुल्म था ये दुनिया के ऊपर कि दो मुल्क अगर तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक बेचने वाला है चीजों को, एक खरीदने वाला है। अमेरिका ने आके कहा कि नहीं, अगर तुम्हें चीजों को बेचना है तो सिर्फ डॉलर में बेचो, तुम्हें चीजों को खरीदना है तो सिर्फ डॉलर में खरीदो।
यानी आपको सबसे पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा, बगैर किसी वजह से, बगैर किसी जरूरत के। और दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ क्यों चेहरा करे। मगर आज ये 60 डेज की जंग में हमने देखा कि लोग जो है दूसरी करेंसी में भी मामले करना शुरू कर दिए हैं। तो ये अमेरिका ने अपनी एक और ताकत खोई। इसके अलावा खुद अमेरिका के लोगों के अंदर, जिन लोगों में ये अवेयरनेस नहीं पाई जाती थी, जो नहीं जानते थे कि अपने खुद के हुक्मरान क्या कर रहे हैं बाहर के मुल्कों में, आज अमेरिका के अंदर हजारों लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ। दूसरी तरफ जिसके सामने जंग की है, वहां पर भी लाखों लोग सड़कों पे उतरे हैं मगर हुकूमत के साथ। ये दुनिया ने देख लिया कि लोग किसकी तरफ है। यानी अगर हम इस पूरी बातों को अगर एक जुमले में कहे तो ये ही कह सकते हैं कि अमेरिका ने जो चीज खोई है वो ये खोई है कि अपने महासत्ता की कुर्सी पे जो विराजमान था वो इसने खो डाली, और अब वो वापस आना मुश्किल है। अब जो है छोटे मोटे मुल्क भी जो है वो हिम्मत करेंगे यूएस के खिलाफ बोलने की, जिसकी हमें सबसे बेहतरीन मिसाल मिलती है नाटो कंट्रीज के अंदर। इस जंग से पहले हम सोच नहीं सकते थे कि नाटो कंट्रीज में से कोई अमेरिका के खिलाफ एक छोटी सी आवाज भी बुलंद करे। मगर इस जंग में हमने देखा कि नाटो कंट्रीज ने मदद से मना कर दिया। यानी वरना ये होता था कि अगर अमेरिका किसी को कहे मदद करने के लिए आओ तो भागे भागे जाते थे कि हाँ चलो हम अमेरिका की मदद करते, फ्यूचर में काम आएगा। आज वो मदद की भीख मांग रहा है, कहते हम मदद नहीं करेंगे। यानी जो अमेरिका ने क्या खोया, सबसे बड़ी चीज ये खोई है अमेरिका ने, अपनी महासत्ता की कुर्सी खो डाली है अमेरिका ने। अच्छा ये अकील खोया। साहब, अकील साहब मेरे पास वक्त जरा कम रह गया है। इजराइल ने क्या क्या खोया, थोड़ा जी। ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। इसराइल, सबसे पहली बात तो अभी तक इसराइल ने कुछ पाया ही नहीं था, मगर ये कि मौत और बर्बरियत के ऊपर वो हुकूमत थी। इसके अलावा इसराइल ने कुछ नहीं पाया था अभी तक। खुद एक गासिब मुल्क है, खुद एक गासिब हुकूमत है, किसी और की जमीन पर बना हुआ मुल्क है। तो हकीकत तो यह है कि इसराइल ने अभी तक कुछ पाया नहीं था। ये जो चीज थी जो हम देख रहे थे, ये सिर्फ एक बुलबुला था, ये हवा हवाई बातें थी। इसराइल ने अगर कुछ खोया है इस वक्त तो अपना वजूद खोया है। इस वक्त इसराइल के लिए जो सबसे बड़ी जंग है वो अपने खुद के वजूद की जंग है। जैसे आज से कुछ साल पहले रहबर शहीद ने फरमाया था कि तुम आने वाले 25 साल नहीं देख सकते हो। आज वो बात हकीकत साबित होती दिखाई दे रही है कि इस वक्त इसराइल के लिए जो सबसे बड़ी जंग है वो है अपने वजूद को बचाना, अपने आप को बचाना। आया आने वाले कुछ साल बाद दुनिया के नक्शे में इसराइल जैसी कोई चीज बचेगी या नहीं बचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल कर दिया है इस जंग ने। तो इसराइल ने अगर कुछ खोया है तो अपना कंप्लीट वजूद खोया है यहाँ पे इस जंग में। ये बहुत बड़ी बात है कि इजराइल। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरे पास 3-4 मिनट बाकी हैं। अरब मुल्कों का क्या हाल रहा जिन्होंने अमेरिका और इजराइल की मदद की ईरान के खिलाफ हमलों में, जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर कुछ बता सकें तो मैं समझता हूं लोगों को जरा मुकम्मल तस्वीर नजर आएगी। जी। यहाँ पर एक काफी लोग सवाल करते हैं कि दो मुल्कों की जंग में क्यों अरब ममालिक बीच में आए या क्यों उन पर हमले हुए। खास तौर पे अगर हम देखें तो सऊदी अरब हो गया या मसलन दुबई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, यहाँ पे इन ममालिक पर हमले करने की क्या जरूरत पड़ी। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के जरिए इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर आपका एक घर है और आपका पड़ोसी आपके घर पे हमेशा पत्थर फेंकता रहता है। आप उनसे कहते हैं कि भाई तुम मेरे घर पे पत्थर मत फेंको, शीशे टूट जा रहे हैं। आपका पड़ोसी कहता है कि नहीं नहीं हम नहीं फेंक रहे हैं, हमारे घर पर एक मेहमान आया है वो पत्थर फेंक रहा है। अच्छा, जब पत्थर खत्म भी हो जाते हैं तो आपका पड़ोसी आपके मेहमान को दूसरे पत्थर लाने में मदद भी करता है। जब आप शिकायत करते हैं कि भाई क्यों पत्थर फेंक रहे हो, तो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं फेंक रहे हैं, हमारे घर पे जो मेहमान आया वो पत्थर फेंक रहा है। तो यहाँ पे तकरीब दकीकन ऐसी ही कुछ बात हुई कि जब फिर आपका पड़ोसी एक मर्तबा एक बड़ा सा पत्थर आपके किसी घर के बुजुर्ग को मार दे, आप इंसाफ से बताइए आप क्या करेंगे। आप मजबूर होंगे या नहीं होंगे कि चलो भाई जिस घर के अंदर आपके पड़ोसी ने मेहमान को रखा है उसी घर को तोड़ दिया जाए। भाई ठीक है हम तुमको नहीं मार रहे हैं, भाई हम तो तुम्हारे मेहमान को मार रहे हैं ना। यहाँ पे अगर मिडल ईस्ट की हम बात करें तो यहाँ ईरान के अतराफ में कम से कम 19 मिलिट्री बेस है अमेरिका के।
और अगस्त 2024 की स्पुतनिक ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक 64 यूएस बेसिस है, छोटे मोटे सब मिला के। अब आप हजारों किलोमीटर दूर से मिडल ईस्ट में क्या कर रहे हैं? और फिर आप जो है ईरान पर हर कुछ दिनों बाद हमले करते रहते हैं। हर कुछ दिन बाद आप जो है ईरान की बॉर्डर पर आकर एक बड़ी सी कश्ती लगा देते हैं, धमकाते हैं, कभी इनकी शहादत कभी उनकी शहादत। अब जब आपने यहाँ के रहबर को भी शहीद कर दिया और मीनाब के स्कूल में बच्चियों को शहादतें हुई, तब ईरान क्या करेगा? अगर उनकी जगह पे हम होते और दो घर की अगर हम मिसाल लेते हैं तो हम क्या कहेंगे? हर कोई इंसाफ पसंद बंदा यही कहेगा कि आपको हक है कि आपके पड़ोसी के उस कमरे के ऊपर आप हमला करिए जिस कमरे में वो मेहमान छिपा हुआ है। अमेरिका ने ईरान ने दकीकन यही काम किया है। मिडल ईस्ट की उन जगहों पे हमले नहीं किए हैं जहां पे रेसिडेंट्स रहते हैं, जहां पे सिविलियंस रहते हैं, जहां पे आम आदमी रहते हैं ना, आम नागरिकों पर एक भी हमला नहीं हुआ है। मगर जो हमले हुए हैं वो अमेरिका के बेसिस पे हुए हैं या उन एयरपोर्ट पर हुए हैं कि जिन एयरपोर्ट से वो लोग आते जाते हैं। हाँ, कुछ होटल पे जरूर हमले हुए हैं, मगर उन होटल पे हमले हुए हैं कि जहां पे यही अमेरिकी फौज छिपी हुई थी। तो मिडल ईस्ट के लिए तो इस वक्त कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी तक मिडल ईस्ट से यही कहा जा रहा था कि भाई तुम ये सब हमले बंद करवाओ। हमेशा मिडल ईस्ट कहता था भाई हम कहाँ कर रहे हैं ये। अच्छा, भाई जब तुम नहीं कर रहे हो आखिर में तुम्हारा मेहमान आ, कर आ, रहा है आखिर इसे। में आखिर में मैं ये समझना चाहूंगा, मेरे पास 1 मिनट में आप जवाब दे दीजिए। अब जबकि अमरीकी फौजी अड्डे या तो खत्म हो गए हैं या बहुत कमजोर हो गए हैं इस पूरे इलाके में, अब उम्मीद क्या है? इन अरब मुल्कों में क्या होगा? क्या हुकूमतों को समझ आएगी या अवाम उठेंगे वहां हुकूमतें बदलेंगी? बहुत मुख्तसर सा जवाब चाहिए, हालांकि डायरेक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन आप वहां रह करके क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, जैसे आपने खुद बताया कि अभी बताना बहुत मुश्किल है, बहुत जल्दी है इस पे बात करना। और चूंकि जिस तरीके के हुक्मरान है वहां पर और जिस तरीके से वो हुक्मरान जुल्म करते हैं खुद अपने सिटीजन के ऊपर, जिसकी हमें जिंदा मिसाल दिखाई देती है बहरीन में, कि किस तरीके से बहरीन में लोग सड़कों पर उतरे अपनी हुकूमत के खिलाफ, मगर हुकूमत ने किस तरीके से उन लोगों को दबा दिया। या आज दुबई में जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही है, तो ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि आया वहां पर हुकूमतें चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है। या मिसाल के तौर पे बहरीन और सऊदी को जोड़ने वाला पुल अगर वो टूट जाता है या इसको तोड़ दिया जाता है, तो क्या बहरीन अकेला पड़ जाएगा या नहीं पड़ जाएगा? इन सब पे बात करना मैं समझता हूँ अभी बहुत जल्दी है। मगर एक चीज जरूर है, वो ये है कि अब मिडल ईस्ट की वो ताकत नहीं रही जो पहले थी। आप 2 दिन पहले की खबरें देखिए तो दुबई ओपेक कंट्रीज से निकल चुका है। यानी जो ऑयल के लिए जिस कंट्रीज कुछ कंट्रीज ने अपना एक संगठन बनाया था जिसको ओपेक और ओपेक प्लस से जाना जाता है, दुबई ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया वहां से, अपने आप को वापस खींच लिया। खुद ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि अब इन लोगों की यूनिटी टूट रही है। इन लोगों में आपस में अब वो रिलेशन नहीं बचे हैं और आपस में फूट पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है, ये कह सकते हैं कि अब मिडल ईस्ट की वो ताकत नहीं बची जो 60 डेज पहले वो ताकत थी। और मजीद इसके अंदर जो है वो चीज हमें देखेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अकील सारानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के नाजरीन, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? बहुत अहम बातें की हैं सारानी साहब ने। एक तो ये कि ईरान को क्या कुछ हासिल हुआ, कामयाबी इस तरह से देखी जाती है, और इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र किया और बताया कि वो जीत थी या हार थी, हम आज बिल्कुल सामने देख रहे हैं पूरी दुनिया में। यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है, इमाम हुसैन का नाम लेने वाले पूरी दुनिया में हैं, हर मज़हब के लोग। इसी तरह से ईरान ने लीडरशिप खोई, यकीनी तौर पर बहुत तकलीफ, लेकिन ईरान ने बहुत कुछ पाया है इस हालत में कि अमेरिका की जो सत्ता, जो दादागिरी थी, उसकी साख खत्म हुई है और इजराइल को वजूद का ख़तरा पूरी तरह से आ गया। अरब मुल्कों की हुकूमतें मुतज़लज़िल हो सकती हैं, उसके इम्कान पैदा हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया अकील सारानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए
ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।